अस्सलामुअलैकुम। OTT फोर्थ सेमेस्टर एनेस्थीसिया के एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंट्रावीनस इंडक्शन एजेंट्स हैं या इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स हैं। अपना चैनल GCUF ट्विटर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आईवी इंडक्शन होते क्या है? These are the drugs that given intravenously in an appropriate dose cause a rapid loss of consciousness. One arm brain circulation time. मतलब कि वो अद्वियात जो उनको हम आईवी दें, इंट्रावीनस दें, तो वो बहुत तेज़ी के साथ अनकॉन्शियस जो है वो कॉज कर दें, और जितना टाइम लगता है एक बाजू से दिमाग तक जाने में दवाई, सिर्फ उतना टाइम लें। दे आर यूज्ड इंड्यूस एनेस्थीसिया, सोल ड्रग फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स है, मेंटेन एनेस्थीसिया फॉर लॉन्गर प्रोसीजर्स और टू प्रोवाइड सेडेशन। आइडियल जो इंडक्शन एजेंट है वो कैसा होना चाहिए? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि वाटर सॉल्युबल होना चाहिए और सॉल्युबल इन सोल्यूशन, स्टेबल इन सोल्यूशन होना चाहिए, स्टेबल ऑन एक्सपोजर टू लाइट होना चाहिए, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होनी चाहिए उसकी, आईवी इंजेक्शन के दौरान दर्द नहीं होनी चाहिए, इंजेक्शन के दौरान जो है वो इरिटेंट ना हो, लो इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बोफिलिबाइटिस, और जो है वो सस्ता होना चाहिए, रैपिड ऑनसेट होना चाहिए उसका, रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए उसकी, रैपिड क्लियरेंस एंड मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, और कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होना चाहिए उसका। फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या है कि थेरेपेटिक रेशियो उसका हाई होना चाहिए, मिनिमल कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी इफेक्ट उसके होने चाहिए, हिस्टामिन रिलीज ना करता हो ताकि हाइपर सेंसिटिविटी ना हो, वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं पेशेंट में होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई नाइटमेयर्स इमरजेंसी ना होनी चाहिए, हैंग ओवर इफेक्ट है मतलब कि काफ़ी अर्से तक उसका जो इफेक्ट है वो रहे, वो नहीं होना चाहिए, एड्रेनोकॉर्टिकल सप्रेशन नहीं करनी चाहिए, और पोरफायरिया जो है उसके यूज़ में सेफ हो। तो ये सारे एक आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है होनी चाहिए। होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं, ये क्लासिफिकेशन, इसमें बारबिचुरेट्स आते हैं, प्रोपोफोल आता है, केटामिन आता है, इटोमिडेट आता है, बेंजोडाइजिपीन्स आते हैं और ओपियाइड्स आते हैं। हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं हमारे रूटीन की प्रैक्टिस में, उसमें बारबिचुरेट्स हैं, इसमें थायोपेंटोल या पेंटोथॉल सोडियम आता है, प्रोपोफोल रेडीली अवेलेबल है, केटामिन यूज़ करते हैं, बेंजोडाइजिपीन, ओपियाइड्स और इटोमिडेट जो है ये फैसलाबाद में यूज़ नहीं होता, अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे इटोमिडेट और ओपियाइड्स वो भी यूज़ होते हैं। बारबिचुरेट्स जो है जी उसमें क्या क्या आता है, थायोपेंटॉल जो है वो प्रोटोटाइप है जो कि अवेलेबल है, बाकी थायामिलाइल, पेंटोबार्बिटॉल, सिकोबार्बिटॉल, मिथोहेक्सिटॉल जो है ये अवेलेबल नहीं है। तो आपने सिर्फ थायोपेंटॉल का नाम याद रखना है बारबिचुरेट्स में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है जी? डिप्रेस करता है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम को, सप्रेस करता है ट्रांसमिशन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन है, और इन्हेंस करता है ट्रांसमिशन ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज काबा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं कि जब एक नर्व से दूसरी नर्व तक या एक नर्व फाइबर से दूसरी नर्व फाइबर तक सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं नेक्स्ट नर्व फाइबर तक पहुंचने के लिए। तो उसमें कुछ जो होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, और कुछ इनहिबिटरी होते हैं जो कि इस चीज़ को रोकते हैं। तो अब बारबिचुरेट्स क्या करते हैं जी कि जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको सप्रेस करते हैं, और इनहिबिटरी जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको वो इन्हेंस करते हैं। रूट और डोज जो है वो थोड़ी सी याद कर लें, सिर्फ थायोपेंटॉल की आप याद कर लें कि आईवी इंडक्शन के लिए 2.5% का ये होता है, और 3 to 6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इसकी डोज होती है। बाकी डोज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। सिर्फ थायोपेंटॉल ये पाउडर फॉर्म में होता है, 500 मिलीग्राम एक एम्प्यूल में होता है, 20 ml वाटर हम उसमें एब्जॉर्ब करके ये 20 ml बना लेते हैं। तो रूटीनली ये 25 मिलीग्राम पर ml होता है, और 3 से 6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हम पेशेंट को देते हैं बोलस फॉर्म में। अफेक्ट क्या होता है नहीं, पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जितने भी आपके एनेस्थीसिया के जो हैं वो सारे के सारे डिप्रेसिव इफेक्ट होते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी के ऊपर।
तो कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट जो है, ब्लड प्रेशर फॉल करते हैं, हार्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बाद में ये कम करता है। रेस्पिरेटरी में वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स टू हाइपरकार्बिया वो डिक्रीज करते हैं, टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म जो होता है एस्थमेटिक पेशेंट्स में ये करते हैं, और कुछ जो है वो हिस्टामिन रिलीज भी करते हैं। सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो होता है उसको डिक्रीज करते हैं, इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज करते हैं, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो डिक्रीज होती है, सेरिब्रल ऑक्सीजन कंजप्शन। टू हैव एन एंटी एनर्जेटिक इफेक्ट बाय लोअरिंग द पेन थ्रेशोल्ड, डोंट प्रोड्यूस मसल रिलैक्सेशन। ये याद रखिएगा कि बारबिटूरेट मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस नहीं करते। अच्छा जी, किडनी के ऊपर जो इफेक्ट होता है कि वहाँ पे भी ब्लड फ्लो उसका डिक्रीज करती है, जीएफआर जो होती है वो डिक्रीज होती है ब्लड प्रेशर फॉल होने की वजह से। हेपेटिक ब्लड फ्लो भी डिक्रीज करती है, सो एंजाइम्स जो होते हैं वो मेटाबोलाइज कम करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल क्या होता है कि ये जो मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज होती है उसको ये थोड़ा सा इनहेंस करती है, इसलिए थोड़े से इफेक्ट इसके आ जाते हैं पेशेंट्स के अंदर। स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन में इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन अगर जो है वो इमीडिएट इंटेंस वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करता है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन्स काज करता है जो कि पूरी आर्टरी जो वेन होती है उस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, सीवियर वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा, गैंग्रीन और परमानेंट नर्व डैमेज कर सकता है। अच्छा जी, दूसरी जो ड्रग है वो आपकी प्रोपोफोल है। प्रोपोफोल का जो आपने याद रखना है, डाइसोप्रोपाइल फिनोल है ये। प्रोपोफोल इज नॉट वाटर सॉल्युबल नहीं है। 1% सोल्यूशन जो होता है वो ऑयल इन वाटर इमल्जन होता है, सोयाबीन ऑयल डलता है, ग्लाइसरोल डलता है और एग लेसिथिन डलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी वही है कि जी कि जो इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमिशन है उसको ये फैसिलिटेट करता है, जैसे कि गाबा है। सिमिलर इफेक्ट है बाकियों को भी। कार्डियोवास्कुलर में क्या करता है जी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, हार्ट रेट कम करेगा या कोई थोड़ा सा। इसी तरह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या करता है जी, प्रोफाउंड रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है ये, डिप्रेशन ऑफ लोअर एयरवे अपर एयरवे रिफ्लेक्सेस है उनको डिप्रेस करता है, और इंसिडेंस ऑफ वीजिंग जो होती है उसको लोअर करता है। सेरिब्रल में दोनों ब्लड फ्लो और इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन दोनों को डिक्रीज करेगा। एंटी एमेटिक इफेक्ट है इसका कि ये उल्टी नहीं आने देता। एंटी कन्वल्सन प्रॉपर्टीज हैं कि अगर इनमें ये झटके लगते हैं तो झटके में ये एंटी कन्वल्सन है प्रॉपर्टीज कि उसके ट्रीटमेंट में भी यूज हो सकता है। और इंट्राऑकुलर प्रेशर जो आंख के अंदर का प्रेशर है उसको भी ये कम करता है। अच्छा जी, यूज कहाँ पे होता है? इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में होता है, 1.5 से 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। अब ये जो होता है ये 200 मिलीग्राम का एम्प्यूल होता है, एक वाइट कलर का लिक्विड होता है। 20 ml में 200 मिलीग्राम होगा तो ये 10 मिलीग्राम पर केजी बनेगा। तो जो इंडक्शन डोज है वो 1.5 से 2.5 मिलीग्राम पर केजी है। इंट्रावीनस सेडेशन अगर हमने करनी है तो 25 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हम लगाएंगे। मेंटेनेंस जो होती है उसमें 100 to 300 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट लगाते हैं। नॉन हिप्नोटिक जो डोज है इसकी 10 to 15 मिलीग्राम आईवी दे सकते हैं। इससे ये होगा, ये एंटी एमेटिक डोज है। वो पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं स्टॉप होती, उल्टियाँ नहीं रुकती किसी भी मेडिसिन से, उनको सिर्फ 10 से 15 मिलीग्राम प्रोपोफोल लगा दें तो एंटी एमेटिक उसका आ जाएगा। एंटी कन्वल्सन एक्टिविटी है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ये रोकती है। तीसरी जो ड्रग हमने पढ़ी थी वो थी केटामीन। मैकेनिज्म एक्शन क्या है जी, NMDA एन मिथाइल डी एस्पिरेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होता है कि रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट होते हैं, बंदा आंखें खुली होती हैं, हर चीज़ देख रहा होता है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसी तरह पेन जो है वो फील नहीं करता, पेन की सेंसेशन डिसोसिएट हो जाती हैं, रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट होते हैं लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। जो स्ट्रक्चर एनालॉग है ये फिनाइलसाइक्लिडीन का। एब्जॉर्प्शन इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, गोश्त में भी लगा सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं, इवन कि आप इसको ओरल भी दे सकते हैं और रेक्टल सपोजिटरीज भी दे सकते हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिपिड सॉल्युबल है, लेस प्रोटीन बाउंड है, हाफ लाइफ जो है वो 10 से 15 मिनट होती है। री डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पेशेंट जाग जाता है। लीवर में ये मेटाबोलाइज होता है और यूरिन के जरिए रीनली ये एक्सक्रीट होता है।
इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में यूज होता है 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इंट्रामस्कुलर अगर लगाना हो तो 4 to 8 मिलीग्राम पर केजी। एनाल्जेसिया अगर देना हो तो 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर केजी। और न्यूरेक्सल एनाल्जेसिया जो है आपका लोकल एनेस्थीसिया जो है या स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, उसमें ये भूल के भी नहीं लेना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। तो डोजेस याद रखनी है और यूजेस जो है वो याद रखना है। अब कैटामीन जो है ये 2 ml के एम्प्यूल में भी आता है, 5 ml के एम्प्यूल में भी आता है और 10 ml की वाइल में भी आता है। चाहे कहीं भी हो, चाहे 2 ml आए, चाहे 5 ml आए, चाहे 10 ml आए, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो 50 मिलीग्राम पर केजी 50 मिलीग्राम पर ml होती है। सॉरी, 1 ml के अंदर ये 50 मिलीग्राम होता है। अच्छा जी, बाकियों की निस्बत जो कैटामीन होता है वो आपका CSF भी, सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी इंक्रीज करता है, सिस्टेमिक जो सिचुएशन है उसमें आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा करेगा, हार्ट रेट भी ज़्यादा करेगा, कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा करेगा। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है कि कैटामीन जो होता है ये आपका सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ये सारे इफेक्ट जो है वो उसके आते हैं। इटोमिडेट जो है जनाब प्रिपेयर्ड एज एमल्जन है, इंजेक्शन पे पेन होती है, 2 ही इंजेक्शन इनके ऊपर पेन होती है, एक डोमिनेट है, दूसरा प्रोपोफोल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये भी गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है। डोमिनेट जो है 0.2 से 0.4 मिलीग्राम पर केजी IV हम यूज करते हैं एज एन अल्टरनेटिव टू प्रोपोफोल और बार्बिटूरेट्स। इसकी सिर्फ एक खूबी जो है वो याद रखने के लिए है कि ये अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो मरीज जिनके अंदर ब्लड प्रेशर वगैरह या हार्ट रेट का मसला है, ये कार्डियक पेशेंट है जो कार्डियक सर्जरी में जाते हैं, उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है इटोमिडेट जो है आपका। सेंट्रल बाकियों की तरह ये भी वही है, आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है। एपिलेप्सी वाले पेशेंट में इसको हम कॉशियस से देते हैं, कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी करता है, मिनिमल चेंजेस होती हैं हार्ट रेट में और कार्डियक आउटपुट में। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं पेशेंट विद कार्डियक नो कार्डियक रिजर्व्स। इंजेक्शन साइड पे पेन जो होती है बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी इसको लोकल एनेस्थीसिया के साथ मिला के हम देते हैं। माइक्लोनस है, कॉशन यूज ड्रग इंडक्शन पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सीजर एक्टिविटी। एड्रेनोकॉर्टिकल सप्रेशन करता है, ये इसकी दूसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि ये एड्रेनोकॉर्टिकल की सप्रेशन करता है, आपके एड्रेनल हार्मोन्स रिलीज नहीं होने देता। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सेम वही है कि गाबा के ऊपर एक्ट करता है और उसको फैसिलिटेट करता है, इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमिशन है उसको करता है। और बेंजोडाइजिपिन डोंट एक्टिवेट गाबा रिसेप्टर्स बट एफिनिटी जो होती है उसकी गाबा के ऊपर उसको ये बढ़ा देता है। याद करने की जरूरत नहीं है बेंजोडाइजिपिन्स की, सेम वही इफेक्ट है। ओपिएट्स याद रखिएगा, मॉर्फिन होती है, फेंटानिल है आपकी, सूफेंटानिल है और मेप्रिडिन है। हमारे पास कुछ अर्सा के लिए मॉर्फिन अवेलेबल हुई थी लेकिन अभी नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जिसके स्पेसिफिक ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि 5 टाइप्स के हैं या 4 मेजर जो है 4 टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स पे अमल करता है और उसके बाद वही आपके गाबा को जो होता है रिसेप्टर्स को उसको ब्लॉक करने में कोशिश करते हैं। तो मोस्टली आपने जो काम करना है, एक तो प्रोपोफोल है, बेंजोडाइजिपिन में पेंटोथॉल है, कैटामीन है और इटोमिडेट, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। किसी चीज़ के बारे में कोई समझ ना आई हो, कोई पूछना हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। बेसिकली जो याद रखने की चीज़ें हैं कि वो डोजेज कितनी है उसकी कंसंट्रेशन, और डिफरेंट जो है वो प्रिपरेशन उसकी कैसी होती है, और कार्डियो डिफरेंट सिस्टेमिक इफेक्ट्स कौन से होते हैं और उनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। एग्जाम में आपसे यही पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।